जैसे कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आर्ट एजुकेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एन इंडिविजुअल एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट्स। सो यहाँ पे क्या क्या लिखना है मैंने मेंशन किया है, ये यूनिट 1 से ही है। यूनिट 1 का फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन टू आर्ट देना है, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस देना है। बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेशन क्या क्या दे रहा है, सो उसको मेंशन करने के लिए आर्ट को ही पूरा एक्सप्लेन करने पड़ेगा। एंड कितने टाइप्स के आर्ट्स हैं, दैट इज ऑल अबाउट द विजुअल आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट एंड फाइन आर्ट। जो आपने टोटल कल पढ़ा था वही है। दैट मीन्स 1.1 से ही आएगा। 1.1 के जो भी आर्ट के फॉर्म्स है, टाइप्स है, उसको मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन अबाउट द आर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, कि आर्ट क्या है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द मीनिंग, देन डेफिनेशन ऑफ आर्ट। नेक्स्टली मीनिंग डेफिनेशन के बाद आपको क्या लिखना है, मीनिंग डेफिनेशन के बाद आर्ट का अगर कोई कैरेक्टर हो तो आर्ट का कैरेक्टर दीजिए, नहीं तो टाइप्स में मेंशन करिए। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, ये आपके 1.5 में है, जो मैंने बोला था ये हेल्प करता है। जस्ट लाइक आर्ट हेल्प्स इन सोशल फंक्शंस, दैट इज सोसाइटल जो भी फंक्शन है, सोशल फंक्शन, दैट मीन्स आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सपोज यू हैव टू एक्सप्रेस समथिंग टूवर्ड्स योर बिलवेड वन, या फिर towards your any फैमिली मेंबर्स और अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो दैट एक्सप्रेशन मे बी थ्रू योर डिफरेंट थिंकिंग्स और थॉट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो। तो ये भी एक एक आर्ट फॉर्म है, तो जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सोशल फंक्शन शो करता है। मैं इसका शॉर्टकट भी और एक दे दूंगी आपको, क्या क्या और लिख सकते हैं आप। तो एक पेज का अभी मैं सेंड कर दूंगी आपको, उसको भी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, मैं सेंड कर दूंगी। सन पॉइंट 2 ऐसे आता है इंपॉर्टेंस में, जैसे कि आर्ट को अगर यूज करते हैं ना तो हमारा कैपेबिलिटीज बिल्ड होता है। दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज पॉसिबल थ्रू आर्ट। ये पॉसिबल होता है आर्ट के थ्रू, आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू। ओके, जस्ट लाइक हम अगर टोटल बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, तो हमें और क्या डेवलपमेंट होगा, हमारा जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, दैट मीन्स हमारा बॉडी मूवमेंट्स के साथ हैंड मूवमेंट्स बहुत ही परफेक्शन के साथ करता है। सपोज आप स्टार्टिंग में प्राइमरी सेशन है आपका, कि प्राइमरी स्टार्टिंग है, आप कोई चीज़ सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में जैसा आप रॉन्ग कुछ कर रहे थे, गलत हो रहा था, तो बट वो चेंजेस आने लगा कब, जब आप बहुत ही परफेक्शन हो गया बहुत सालों के बाद, दैट मीन्स आप परफेक्शनिस्ट हो गए, तो आपका जो भी रॉन्ग थिंग्स हो रहा था या फिर आपका जो एरर्स रह रहा था वो करेक्ट हो गया। तो ये कुछ कुछ फंक्शंस हैं। एंड आर्ट्स को एस्थेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी यूज किया जाता है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आएगा कि आर्ट का एस्थेटिक वैल्यूज क्या है। तो एस्थेटिक वैल्यूज, एस्थेटिक एक वर्ड समझ के रखिए। आर्ट is one kind of skill through which you can express your love, your thoughts, your thinking. ये होता है आर्ट। एस्थेटिक वैल्यूज क्या है, और एस्थेटिक ऑफ आर्ट्स और एस्थेटिक फिलोसॉफी ऑफ आर्ट, ऐसा अगर टर्म्स आप कहीं पे सुनते हैं, दैट मीन्स होता है कि एस्थेटिक एक ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है आर्ट के अंदर जो स्किल्स है उसके बारे में और भी नॉलेज लेने के लिए। आर्ट ओनली स्किल्स है, उसके थ्रू आप एक्सप्रेस करें, उस स्किल्स को कैसे आप लर्न करें, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट। कोई भी ब्यूटी को जानना हो, कोई भी चीज में अगर ब्यूटीनेस आपको ढूंढना है, ट्रूथ ढूंढना है, देन आपको एस्थेटिक वैल्यूज के ऊपर चलना पड़ता है। सो एस्थेटिक वैल्यू ऑफ आर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ ट्रूथ फाइंडिंग। अगर आप ट्रूथ ढूंढ रहे हैं उसके बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में इतना रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में इतना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। रिलेशनशिप बिटवीन है, क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा क्या, यहाँ पे तो आपके बुक में आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखाया गया। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे, आर्ट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया सेम विद द फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन का जो जो आंसर था सेम रहेगा। लास्ट में व्हाट इज क्राफ्ट, क्राफ्ट में भी आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं उसको फॉर्मेशन करने के लिए, एंड आर्ट में भी आप यूज करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को। तो क्राफ्ट इज one kind of narrower term which is used inside the art। art के inside में ये term use होता है। so craft is narrower, art is bigger, और that is called the broader। so हम दोनों सेंस को यूज करते हैं साइड बाय साइड।
ओके, ये रिलेशनशिप है। तो फर्दर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू आर्ट देना है, देन इंट्रोडक्शन टू क्राफ्ट देना है। दैट मीन्स सिंगल लाइन, क्राफ्ट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आर्ट इन विच यू कैन यूज योर हैंड्स, योर बॉडी, योर mental activities etc to express your thinking और थॉट। सेम चीज है, एक आर्ट फॉर्म है, बस याद रखिएगा, क्राफ्ट इज वन काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, इतना। एंड लास्टली इंपॉर्टेंस जहाँ पे आप मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग तो देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, तो वहां पे क्या मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इतना मेंशन करने से हो जाएगा, पूरा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how art gives scope for self expression and sense of appreciation। अभी ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में 2.5 में, लास्ट वन। सो इसको आज हम पढ़ेंगे, टोटल अगेन एक्सप्लेन करूंगी मैं, एंड एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन एजुकेशन। ये क्वेश्चन बता दूं, ये मल्टीपल टाइम्स आने के चांसेस हैं, तो इस साल भी आने के चांसेस में एक है क्वेश्चन। एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल। सिग्निफिकेंस होता है दैट मीन्स मेरिट्स, उसके वैल्यूज बताने, फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आपको ना मैक्सिमम फेस्टिवल्स आप लिख नहीं सकते, आपके बुक में जितना फेस्टिवल्स है ऑलमोस्ट 10 से 15 फेस्टिवल्स आपके बुक में मेंशन है, आपको जितना पता है। जस्ट लाइक गणेश चतुर्थी, बैसाखी, ठीक है, शिवरात्रि और दैट इज कॉल्ड महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, होली, ये सब। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है बताइए, ये सब। होली तो आप जानते हैं, होली इज ए कलरफुल फेस्टिवल, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसको हम बोल सकते हैं ये फेस्टिवल एक है कलर्स का। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कलर्स हम लोग यूज करते हैं, एंड डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स यूज किया जाता है खाने के लिए, एज ए डिफरेंट डिशेस हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मोल्डिंग फेसेस बनाए जाते हैं आर्ट के थ्रू। तो हर एक चीज से, होली से, व्हाट इज होली, जैसे कि मैं फेस्टिवल्स कुछ कुछ बोली आपको, 5 बोली या 6 बोली, तो उसमें आपको नाम याद रखना है कि महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि में हम क्या करते हैं, कब होता है सेलिब्रेशन, एंड उस सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूज क्या क्या है, आप भगवान के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे किसको वर्शिप करते हैं, वी वर्शिप द आइडल्स ऑफ द महाशिव, शिव जी का आइडल्स को हम यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये क्या थिंक करवाते हैं कि महाशिव जो है ना, दैट इज द वन काइंड ऑफ एनर्जी। जो शिव है वो एनर्जी है, एक एनर्जी के फॉर्म में ही हमारे पास आए थे। दैट मीन्स हमारे पास कैसे आए, तो वो तो एवरीवेयर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो हमें प्रेजेंस बताते हैं उनका, रौद्र मूत्र, सॉरी रौद्र मूर्ति दिखा के। सो रौद्र मूर्ति दैट मीन्स ये सारे टाइप है, जो कि आप लोगों ने लास्ट में सुना नहीं था वो बताया, तो उसको भी आज डिस्कस कर दूंगी मैं कि क्या क्या रस है। रस 9 टाइप्स के हैं, जस्ट लाइक हास्यम, रौद्रम, और दैट इज क्रोध, एंग्रीनेस, हो गया। वैसे ही है एक लास्ट में अद्भुतम, दैट मीन अद्भुत, वंडरिंग, अमेज्ड। तो ये जो थिंग्स है ना, छोटे छोटे भाव को आप भगवान की मूर्ति में भी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड मूर्ति। आइडल्स बोल सकते हैं, यहाँ पे मूर्ति भी यूज कर सकते हैं, और या फिर जस्ट लाइक दुर्गा माँ का पूजा हो रहा है, तो दुर्गा माँ का जो मूर्ति रहता है वो भी क्रोधित वाले फेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्रेशन को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रौद्र मूर्ति। रौद्र मूर्ति दैट मीन्स वो भी क्रोध में ही दिखाता है, दैट मीन्स वो दिखाते हैं कि हर एक बुराई पे अच्छाई का जीत होता है, ऐसा टाइप की थिंकिंग को आपको एक्सप्रेस करना है वहाँ पे। सो आप जो जो ऑब्जर्व करते हैं, इतना ज़्यादा इसलिए पढ़ने नहीं पड़ेगा बोल रही हूँ कि आप जो ऑब्जर्व कर चुके हैं, दैट मीन्स आप देख चुके हैं कि कैसे पूजा होता है, क्या होता है। आप अगर बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी 5 डेज के लिए होता है, एंड गणेश चतुर्थी ये चतुर्थी में होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर महाशिवरात्रि बोला जाए तो ये भी एक चतुर्थी या
कुछ में होता है तो आप बोल रहे हैं शिव चतुर्थी में हो रहा है क्या? कौन से डे पे हो रहा है? ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा, टाइम डेट मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी फेस्टिवल के बारे में लिखता है जस्ट लाइक बैसाखी, तो बैसाखी को अदर कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं क्या? एज़ अ फेस्टिवल मनाते हैं क्या? ऑब्ज़र्व करते हैं क्या? हाँ, अभी के टाइम पे आप थोड़ा-सा वैल्यूज़ दे सकते हैं कि बैसाखी को आउटर कंट्रीज़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो वहाँ के इंडियंस हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं। हर एक फेस्टिवल जहाँ पे भी इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे दूसरे कंट्री के लिए आप यूज़ क्या करेंगे? जैसे कि सारे अगर हम लोग हिंदू के ही दे रहे फेस्टिवल्स, ये करेक्ट नहीं होगा, तो आप यूनिटी को शो करते हुए, आर्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, तो आप क्या-क्या और शो कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप क्रिसमस क्रिसमस पे भी बहुत सारे कलरफुल थिंग्स यूज़ होते हैं, स्वीट्स बनते हैं, स्वीट मेकिंग भी जो होता है, ये वन काइंड ऑफ आर्ट है, केक्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनट्स या फिर स्वीट डेज़र्ट्स यूज़ किया जाता है। तो ये छोटे-छोटे लाइन्स में आपको मेंशन करते हुए चलना है, तो दैट इज़ कॉल्ड फेस्टिवल्स। यहाँ पे आपके बुक में टोटल फेस्टिवल्स लास्ट जो है ना, जस्ट लाइक एक है उगादी, दैट इज कॉल्ड तेलुगु न्यू ईयर। आप याद रखिएगा, आंध्र में आप लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं, सो इम्पॉर्टेंट है कि आप आंध्र के भी कुछ फेस्टिवल्स को यहाँ पे लिखें। दैट इज अ उगादी पंचाड़ी। और ये 6 डिफरेंट टेस्ट में प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज डिफरेंट डेज है। 6 दिन में 6 टाइप के खाना यहाँ पे बनाया जाता है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना न्यू ईयर, तो न्यू ईयर में 6 दिन में 6 टाइप के सेलिब्रेशंस होते हैं वहाँ पे तेलुगु में। सो ये जो तेलुगु न्यू ईयर है, तेलुगु न्यू ईयर, और ये मलयालम के जो लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो ये सब सेलिब्रेट होता है आंध्र में स्पेशली, तो आप स्पेशली इसको लिखेंगे उगादी, और दैट इज़ कॉल्ड उगादी पंचाड़ी, और तेलुगु न्यू ईयर, और बिसु सिग्निफिकेंस मेंशन है। बिसु संक्रांति हम लोग जो बोल देते हैं ना, तो वो नहीं है, ये बिसु संक्रांति वाला नहीं है। थोड़ा-सा हम बिसु संक्रांति को मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे, थोड़ा-सा चेंज करके हम लिखेंगे, दैट इज़ ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है ऑन द फर्स्ट न्यू मून डे ऑफ इंडियन मंथ, दैट इज़ चैत्र मास। चैत्र मास आप लोग जो बोलते हो, वो लास्ट है ना हमारे हिंदू कल्चर में, अगर देखेंगे जो महीने होते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट होता है चैत्र। तो वहां से ये स्टार्ट होता है, ये 6 डेज का पूरा सेलिब्रेशन है। ओनली विशुभ संक्रांति या ऐसा डे पे कुछ सेलिब्रेशन हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो बैसाखी है वो अलग है थोड़ा सा इससे। एंड हमारा जो अभी न्यू ईयर आ रहा है ये थोड़ा अलग है, इनका अलग है, तो इसको अलग से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है, 4 लाइन आप याद रखिए, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लिए मनाते, कितने दिन मनाते, और क्या क्या बन सकता है। यहाँ पे ना क्या करते हो बताइए, भगवान के छोटे छोटे आइडल्स बना लेते हैं, ज्वेलरीज बना लेते हैं, एंड उनको सजाते हैं, उनको पूजा करते हैं, ऐसे टाइप का है। सो उसके बाद जैसे कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन नॉर्मली हर एक ईयर में यूज होता है, हर एक ईयर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यूज भी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलीज का यूज करते हैं, या फिर थ्रेड्स यूज करते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए, स्वीट्स यूज करते हैं, राखी जिसको हम बोल रहे हैं रोली या थ्रेड, दैट इज कॉल्ड राखी। सो ये वन काइंड ऑफ प्रोटेक्शन नॉट है। हम के एन ओ टी दैट इज नॉट मीन्स एक जो गांठ हम बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड, किसी को भी अगर बांधते हैं, स्पेशली हम लोग रक्षाबंधन, ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, महाभारत से। यहाँ इसका थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है कि महाभारत से ये स्टार्ट हुआ है, एंड ये द्रौपदी जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम राखी सेलिब्रेट किया था कृष्ण को बांध के। ठीक है, एंड जैसे कि कुंती माता ने उस टाइम पे किसको बांधा था, उनके ग्रैंडसन दैट इज अभिमन्यु को बांधा था राखी। तो ऐसा है, बस अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो राखी हर पर्सन को बांधा जा सकता है जो आपको प्रोटेक्शन करता है। सो इतना हम चाहते हैं। राखी का फेस्टिवल हिंदूज, जैन्स एंड सिख मोस्टली अभी के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे कलरफुल राखीज, तिलक,
रोली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विशेस के लिए विशिंग कार्ड्स रहते हैं, केक्स आते हैं, स्वीट्स यूज किया जाता है ऐसा टाइप का। तो एक दो चीज आप थोड़ा थोड़ा चलेंगे बिकॉज ये सारे राखी आपको याद रहेगा, रक्षाबंधन, एक उगाड़ी का मैंने बोला कंपलसरी उसको करिएगा। और बाकी इसके बाद बहुत सारे हैं जस्ट लाइक रथ यात्रा, जो आपको उड़ीसा से लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, दैट मीन्स आप उड़ीसा के हैं तो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग इसे लिखें। अगर कुछ कुछ जानते हैं, दैट इज जैसे कि कहाँ पे हुआ था, किसने स्टार्ट किया। सो नव नव स्टार्ट हुआ था ये। तो नव किसने स्टार्ट किया था, दैट इज नव मीन्स होता है उनका न्यू, कलेबर, दैट इज बॉडी, उनकी न्यू बॉडी को बना के देन उसका पूजा किया जाता है। तो ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था 1912 से, एंड ये अभी तक चल रहा है। ये बुक आपका जो है 2016 का बुक है, उसी को प्रिंट किया गया है, तो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे आप मेंशन नहीं करेगा 1912 टू कंटिन्यू, इतना लिखिएगा। डेट्स सारे मेंशन नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा जो नवकलेवर होता है ना, तो नवकलेवर का एक पर्टिकुलर डेट रहता है। रथ यात्रा हर साल होता है, बट नवकलेवर का एक पर्टिकुलर ईयर होता है कि उसी ईयर में इसको सेलिब्रेट करता है। जैसे कि पहले हुआ था 1912 में, उसके बाद हुआ 1931 में, उसके बाद हुआ 1950, 69, 77, 96, 2050। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि अभी के अंदर और कब हुआ है, 21 के अंदर, वैसा लिखेंगे। तो जगन्नाथ जी कौन है, दैट इज अ लॉर्ड विष्णु के एक अवतार है, भगवान विष्णु के एक अवतार है। तो उनको स्पेशली पूजा किया जाता है पुरी में। सो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, वहां से पूजा स्टार्ट होता है। सो इतना आप मेंशन करेंगे। कब होता है रथ यात्रा, सो रथ यात्रा के जो रथ है, दैट इज हम बोलते हैं, दैट इज कार्निवल हम बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ बोलते हैं हम लोग, रथ यात्रा बोलते हैं। तो उस रथ यात्रा को या नवकलेवर जो विश्व का पूजा किया जाता है, तो उसमें स्पेशली रथ जो होता है, ये 3 रथ होते हैं जो आपको पता है, ऑलरेडी पता है उनके बारे में, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, ऐसे पूजा होंगी। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कितना दिन वो रहते हैं, उनके मौसी के घर कहाँ, वो रिटर्न कब आते हैं, तो सब कुछ को वैसे ही मेंशन करिएगा, ठीक है। कैसे रथ होता है, एक रथ में जहाँ पे वो जाते हैं फिर वो रिटर्न आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि फिर से रिवर्स हो रहा है, दैट इज फिर से रिटर्न वाला जो रथ होता है वो बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे वो रिटर्न होते हैं अपने घर को, पूरी को। तो आपको मैक्सिमम 5 लाइन्स करके लिखना है, ज़्यादा नहीं। इतना सारा चीज़ों के बारे में जब लिखेंगे, मैं वैसे ही बोल रही थी जैसे हम हिंदू के बारे में इतना लिखे, आंध्र प्रदेश के लिए हमने मेंशन किया, आंध्र प्रदेश, तमिल और मलयालम के लिए, कर्नाटका, केरल, ये सब एरिया के लिए जैसे मेंशन किया, उगाड़ी, पंचाड़ी और न्यू ईयर, वैसे ही आप सेलिब्रेट करेंगे। और क्या, दैट इज ईद। ईद के मेंशन कर सकते हैं। तो ईद आप मेंशन करेंगे बिकॉज यहाँ पे हम सारे फेस्टिवल, सारे कस्टम्स को लेके चल रहे हैं। तो ईद में क्या होता है, ईद का प्रेयर किया जाता है, ईद मुबारक ग्रीटिंग किया जाता है। उसमें एक जो 10 डेज का है रमजान, ये सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट 10 डेज मतलब ये तो रमजान आपका है ही, बट जब प्रेयर किया जाता है उनका, तो लास्ट 10 डेज बहुत ही स्पेशल होता है। एंड उसमें वो अपने जितने भी प्रोमिसेस हैं उसको फुलफिल करने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेते हैं। एंड उस टाइम पे वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना लेते हैं, मतलब पूरा होने के बाद उनका प्रेयर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सारे चीज़ों को आप करेंगे बिकॉज ये पूरा जो ईद होता है उसमें वो क्या करते हैं, ईद उल फितर, ईद उल फितर में वो अपने फास्ट रखते हैं, फास्ट को देन ब्रेक करते हैं। सो ब्रेक करने के बाद रमजान जब एंड होता है उसके बाद वो अपना फास्टिंग तोड़ के खाना खाते हैं। तो खाने का भी एक टर्म है, नाम है, वो याद रहा तो आप याद कर लीजिएगा, दैट इज अ इफ्तार। इफ्तार यहाँ पे रोजा जिस दिन ब्रेक करते हैं वो लोग, तो उस दिन जो खाना खाते हैं उनको स्पेशली इफ्तार बोलते हैं। आपके बुक में भी मेंशन है इफ्तार, उतना लिखिएगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। नॉर्मली ईद का चांद बोला जाता है, तो उसी टाइम पे हम लोग बोलते हैं जब ईद होता है, स्पेशली उस दिन ईद का चांद आता है, उसको लूनार मंथ बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है। वैसे आया दुर्गा अष्टमी, अभी दुर्गा अष्टमी में पूरे 10 डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसलिए हम दशहरा बोलते हैं।
ठीक है, दशहरा जिस दिन से हमने सेलिब्रेशन करना स्टार्ट किया उस दिन को अगर छोड़ दे तो नवरात्रि, दसवीं को छोड़ के 9 दिन तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि। दसवीं के दिन पूजा किया जाता है, उसके बाद उनको हम विसर्जन देते हैं। तो वो नवरात्रि को डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से बोला जाता है, दैट इज दशहरा बोल सकते हैं, या फिर नवरात्रि बोल सकते हैं, या फिर दुर्गा पूजा बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं छोटे छोटे। वैसे ही आपको जैन धर्म के भी एक को लेना है, हनुमान जयंती मेंशन कर सकते हैं। जैन धर्म के भी कुछ मेंशन करेंगे जहाँ पे बुद्ध जी का पूजा किया जाता है। सॉरी, जैन धर्म में जैन तीर्थंकरस का पूजा किया जाता है, एंड बुद्धा बुद्धिस्ट जो आइडल्स हैं दैट मीन्स गौतम बुद्ध जी का पूजा किया जाता है। तो लॉर्ड बुद्धा एंड उनके आइडल्स को रख के सेलिब्रेशन होता है। वैसे जैन धर्म में जो तीर्थंकरस है, महावीर जैन, उनको पूजा किया जाता है। तो वो सब चीज़ों को छोटा छोटा पार्ट में करके आपको लिखना है। जितने हो सके उतना लिखिएगा, मैक्सिमम सारा नहीं लिखना है, बहुत है। गुड फ्राइडे है, महाशिवरात्रि, होली, बहुत दिया गया है। मकर संक्रांति, पूरे ईयर में जितना सेलिब्रेशन है सबके बारे में दिया गया है, बिकॉज इट इज कॉल्ड आर्ट फेस्टिवल। इसको हम आर्ट फेस्टिवल मेंशन करते हैं या रिलीजियस फेस्टिवल बोलते हैं। तो मैक्सिमम आप ट्राई करेंगे हर एक कस्टम से कुछ कुछ ले, एंड आपकी कॉपी में आप लिख सके, दैट मीन्स 8 ठो लिखिए। 8 वेराइटीज को लीजिएगा, 8 टाइप के फेस्टिवल्स को, जस्ट लाइक होली, रक्षाबंधन, एक उगाड़ी आपको लिखना ही है। दशहरा सबसे फेमस है तो उसको लिखेंगे। एंड बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग आप जो गौतम बुद्ध का पूजा होता है उसको लिखेंगे। एंड महावीर जैन का अकॉर्डिंग मीन्स उनके अकॉर्डिंग एक लिखेंगे, महावीर जैन की जो पूजा होते हैं उसके लिए। ये हो गए ऑलमोस्ट, आपको 5-6 मैं बोल दी। एक लिखेंगे ईद के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है इस्लामिक धर्म में, सो इसको मेंशन करेंगे। एंड इसके बाद आपके कस्टम में अगर और कुछ याद है तो आप लिख सकते हैं। अगर सेपरेट और कुछ है सिख या पंजाबी लोगों का और कुछ है एक्स्ट्रा, या फिर हाँ हमने क्रिश्चियन को छोड़ दिया, क्रिसमस लिख दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्रिसमस मुझे अभी तक मिला नहीं। सो इतना में लिख देने से हो जाएगा। ठीक है, इतना करिएगा। पूरा डिटेल जाके मत लिखिए, डिफिकल्ट हो जाएगा। कब होता है, क्या करते हैं हम लोग सेलिब्रेशन, एंड स्वीट्स ये कंपलसरी है। एंड वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू क्लॉथ्स, और जस्ट लाइक हम यहाँ पे टुगेदर होके एक यूनिटी फॉर्म करने के लिए सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसे करके मेंशन करते हुए हर एक का 5-5 लाइन मेंशन करेंगे तो 4 पेज में खत्म होगा। इसलिए मैंने बोला 8 फेस्टिवल्स को लीजिएगा, 8 फेस्टिवल्स हो गए तो हो गया। ठीक है, इंडियन फेस्टिवल्स के ऊपर। ये नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्ट एंड एस्थेटिक। ये कौन सा क्वेश्चन है, कल ही हम लोग पढ़े थे 1.1 एंड 1.2, जो अभी भी हम लोग कंप्लीट किए ना। पहला क्वेश्चन, पहला एंड दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन टू आर्ट है, टाइप्स है, इंपॉर्टेंस है। सो आपको टाइप्स तक लिखना है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है। इंट्रोडक्शन टू आर्ट, देन उसका मीनिंग, डेफिनेशन, देन टाइप्स, इतना लिख दिए तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि 2 पेज में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आएंगे एस्थेटिक्स में। एस्थेटिक्स में मैंने मेंशन किया था बहुत सारे एस्थेटिक डायमेंशंस, देन मैथ्स के अकॉर्डिंग आपने क्या लर्न किया, देन कल्चर के अकॉर्डिंग, चेस के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा बहुत जो चेस एस्थेटिक्स हैं, या फिर कल्चर के अकॉर्डिंग जैनिज्म एस्थेटिक्स है, मतलब उस कल्चर से आपने क्या क्या आर्ट ऑफ वैल्यूज को कैरी किया, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखते जाना है। दैट इज 1.1 एंड 1.2 में मेंशनड है, उसको कंप्लीट करने से हो जाएगा। State and explain about the traditional crafts and its relevance to education. एजुकेशन में कितना इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट। अभी ट्रेडिशनल क्राफ्ट में चलते हैं फर्स्ट। मतलब नॉर्मली आप आर्ट्स को यूज़ करते हैं तो दुर्गा पूजा में जाते हैं घूमने के लिए, तो आपको दिखेगा ना कि चारों तरफ कुछ ना कुछ बना हुआ है, डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे ऐसे पिलर लाइक बना हुआ है, उसमें डिज़ाइनिंग किया गया है, लाइट्स का अरेंजमेंट है, वो भी आर्ट है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स को भी शो किया जाता है, एज ए पोस्टर शो किया जाता है। तो ये जो इस एक्सप्लेनेशन आपने समझा ना, आपके माइंड में जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसको आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे देना है।
तो वो चीज़ होता है वहाँ पे फेस्टिवल ऑफ आर्ट, आर्ट फेस्टिवल्स हैं वो सारे। तो यहाँ पे और भी है पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दिया है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड देयर रेलिवेंस टू एजुकेशन। एजुकेशन में ट्रेडिशनल आर्ट कैसे हेल्प होता है? सो ये ट्रेडिशन इज अ बिलीव और बिहेवियर पास डाउन विद इन ए ग्रुप ऑफ और सोसाइटी विद सिंबॉलिक मीन्स और मीनिंग एंड स्पेशल सिग्निफिकेंस विद ओरिजिन इन द पास्ट। देखिए, जो भी आप क्राफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स we are talking about modern art. So modern art also a part of Indian art. ओल्ड एंशियंट पीरियड का जो इंडियन आर्ट है उसके साथ ही ये रिलेटेड है। विदाउट इंडियन आर्ट ओनली यूरोपियन आर्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंडियन आर्ट में इतने सारे चीज़ है, म्यूजिक है और डांस है, डांस की इतनी वेराइटीज़ हैं, वैसे ही यूरोप में भी है, बाहर के अदर कंट्रीज में भी है, तो उसको मिला के अभी का मॉडर्न आर्ट बना है। तो ट्रेडिशन क्या होता है ना, जस्ट लाइक आपके बॉडी में कोई चीज़ है, कोई कैरेक्टर है, तो आपके या फिर मेरे बॉडी में कुछ है, तो मेरा जो बेबी आएगा या नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसको शिफ्ट होगा। वैसे सेम होता है कि आप जब अपने बेबीज को वही ट्रेडिशन के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको आर्ट के बारे में बता रहे हैं। आप एक डेफिनेट बिलीव करते हैं आर्ट के ऊपर कि ये आर्ट आपके बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को बहुत कुछ लर्न करवाएगा। सो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स हम जिनको भी पढ़ाएंगे या फिर हमारे जो आसपास के मोहल्ले में बच्चे होंगे उनको ही हम लर्न करवाते हैं ये सारा चीज़ कि ये ट्रेडिशन है, ये आर्ट है, इस आर्ट फॉर्म के थ्रू तुमको ये सीखना है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन एक सिंबलाइज एक्टिविटी है, सिंबलाइज्ड एक्टिविटी है। दैट मीन्स ये आपको एक तरह का बनाता है, दैट मीन्स वन ग्रुप में रखता है। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड हॉलीडेज और impractical but socially meaningful clause, but the idea has also been applied to social norms such as greetings। अगर हॉलीडे आता है कभी तो हम कॉमन एग्जाम्पल तो हॉलीडे लेके, या फिर अगर हमें कहीं पे घूमने जाना हो तो हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं जब भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कहीं पे हमने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं गया, सब जगह में हर एक जगह हम जहाँ पे भी जाते हैं हम ब्यूटीफुल ड्रेसेस और करते हैं या फिर हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो दैट मीन्स डिफाइन करता है कि ये ट्रेडिशन है कि हम कभी भी अगर फ्री होते हैं देन हम अपने कल्चर जैसा बनने को ट्राई करते हैं। तो ये होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये बायोलॉजी में भी ट्रेडिशन आता है, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, एजुकेशन में भी है, हर एक चीज में ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन है। ट्रेडिशन क्या होता है ना, कंप्लीटली इफेक्टिव है, कंप्लीटली इफेक्टिव है, यहाँ से बच्चे बहुत लर्न करते हैं। ऑल्दो द एजुकेशन इन्वॉल्व हर ट्रायल्स एंड ऑर्डियल्स, एवरी चाइल्ड हु सर्वाइव्स देम इज अलाउड टू ग्रेजुएट। यहाँ पे बच्चों को कोई आर्ट एजुकेशन के थ्रू ग्रेजुएट हो गया है, ये अभी के टाइम पे आता है। बट पहले के टाइम पे ना बच्चे जो भी कुछ लर्न करते थे, लर्न करके जब उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं उसको ग्रेजुएट बोलते हैं। दैट मीन जैसे कि मैं सोसाइटी में हूँ, अगर मुझे कुकिंग नहीं आता है बट मैं धीरे धीरे कुकिंग में बहुत ही अच्छा करने लगी एंड एक दिन मैं बहुत अच्छी कुक बन गई। तो दैट मीन्स ये चीज को मैंने एक्वायर किया, सीखा। तो दैट हो गया कि मेरा कुकिंग में ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएट होगी मैं, परफेक्शन आ गया कि मुझे सरवाइव करने के लिए ये चीज नेसेसरी है। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये एक चीज आ गया है कि ये नॉर्मली टाइप इज नॉट प्रोहिबिटेड। अभी के टाइम पे भी अगर बच्चे आपके पास पढ़ते हैं या फिर मेरे पास भी कोई बच्चे पढ़ते हैं तो वो मुझे पे करेंगे, बिकॉज एजुकेशन जब भी दिया जाता है तो टीचर्स को पे करना पड़ता है, या फिर जो भी सिखाता है, जो भी पर्सन आपको कुछ भी सिखाता है उसको पे करना पड़ता है। उसके जो मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर एक्सपीरियंसेस हैं जो वो डिलीवर कर रहा है उसको पे करना पड़ता है। लास्ट वन, चिल्ड्रन आर नॉट टोटली विड्रॉन फ्रॉम द वर्कफोर्स। अगर आपका बच्चा या फिर आप कहीं पे भी इन्वॉल्व है कोई वर्क में एंड आपके पेरेंट्स या आप किसी को भी फोर्सफुली वहां से निकालना चाहते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, साइकोलॉजी है ये, हार्मफुल होता है। तो इसको बताया गया कि ट्रेडिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी डायरेक्ट इसके बाद कहाँ पे जाएंगे बताइए, क्राफ्ट्स। मेनी क्राफ्ट्स ट्रेडिशन हैव
एज ओल्ड सिस्टम्स मीन्स इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज भी हैं, न्यू थिंग्स भी इसके साथ लिंक्ड हो रहे हैं। जस्ट लाइक देखिए ट्रेडिशनल नेकलेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, अभी के टाइम पे सब कोई पहनते हैं। एंड ये जो है ना नॉर्मली आपका जो नेकलेस फॉर्मेशन किया जाता है ट्रेडिशनल ऐसे वेराइटीज में, तो ऐसे वेराइटीज ओनली आंध्र के स्टाइल में ही मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड साउथ। साउथ के एरियाज में जो भी है, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, सॉरी हाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको ये ऐसे वेराइटीज मिल जाएंगे। ट्रेडिशन में जो भी ज्वेलरीज हैं ये मिल जाएंगे, हैवी ज्वेलरीज। हम लोग जो इंडियंस हैं वो बहुत ही हैवी ज्वेलरीज कैरी करते हैं, स्पेशली केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में बहुत ही यूज़ किया जाता है। साउथ के लोग बहुत यूज़ करते हैं एंड नॉर्थ के लोग भी बहुत यूज़ करते हैं। अभी के टाइम पे उड़ीसा या फिर बंगाल, ये सब में भी आपको ज्वेलरीज बहुत मिल जाएंगे कि ये ट्रेडिशन है कि ये ज्वेलरीज वो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करेंगे। बट धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं, न्यूएस्ट फॉर्म में सब क्राफ्ट्स बन रहे हैं। तो ये जो ज्वेलरीज है ना कैसे बनाए गए, कैसे एजुकेशन एट ऑल लेवल, कैसे एक पावरफुल वेपन है, तो ये कहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे बोलिए। सेकंड यूनिट में आपको मिलेगा आर्ट एंड क्राफ्ट एज एन एजुकेशन सिस्टम। और जस्ट लाइक इसे एजुकेशन सिस्टम में अगर डाला जाए तो हाउ इट इज यूजफुल फॉर द एलिमेंट्री सिस्टम एंड द प्राइमरी सिस्टम, बच्चों के लिए या सेकेंडरी लेवल के लिए कैसे ये हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको मिलेगा ना उसको थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये पूरा स्टोरी है। यहाँ पे एक डिज़ाइन के बारे में लिखा गया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो उसके साथ इससे भी आपके ओ टी टी सी टी टी में क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन था, आप लोग जैसे साउथ में साड़ी पहना जाता है ना, जिस स्टाइल का साड़ी है, हम लोग बोलते हैं इसको सिल्क साड़ी जो बोला जाता है, या फिर ये जो सिल्क रहता है ये प्योर सिल्क होता है या कौन से वेराइटीज़ का है उसको जानते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मली होता है बहुत सारे एक है आपका कलमकारी, कलमकारी, दैट इज कॉल्ड कलमकारी। यहाँ पे एक आया मेंशन किया गया कलमकारी। तो ये हैंडेड डाउन टू द यंगर जनरेशन, इसको बड़े लोग क्या कर रहे हैं ना धीरे धीरे यंगर जनरेशन में डाल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली इसका एग्जीबिशन चल रहा है कलमकारी का, दैट मीन्स ऐसे प्रिंट्स होंगे साड़ी में, ड्रेसेस में, या फिर उनके जो लुंगीज होता है उसमें भी ऐसे प्रिंट्स होता है। एंड उसको साइड बॉर्डरिंग के लिए उनका फेमस है कलर कि वो वाइट एंड गोल्डन प्रिंट के ऊपर या गोल्डन बॉर्डर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें पहनते हैं, सिल्क के ही सारे चीज़ें पहनते हैं। तो ये होता है कलमकारी। तो कलमकारी के ऊपर बहुत सारे आर्ट एक्टिविटीज़ होता है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ आपको जानना है कि आर्ट एजुकेशन क्या है, आर्ट एजुकेशन के बाद ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, जो ट्रेडिशन को आप शिफ्ट करते हैं अपनी यंगर जनरेशन, एंड उसके जो वैल्यूज है उसको आप शिफ्ट करेंगे। उसके साथ ये नॉर्मली होता है ना, आर्ट एजुकेशन इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस एंड विजन। दैट मीन्स आप यहाँ पे जो सुन रहे हैं उसके थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन किए, आपने सुनने के बाद किसी को एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स आपने उस नॉलेज को दिया। एंड विजन मीन्स किसी भी चीज़ को देखना। तो ये स्पेशली ये चीज़ों के ऊपर बेस्ड करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन प्रिजर्वेशन। आप ऑब्जर्व भी किए, उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं, ये हो गया। सो यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। अभी आंध्र में जा रहे हैं तो आंध्र की बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंध्र का म्यूजिक, आंध्र का केरल मलयालम जो भी उस स्टाइल में है, डांस स्टाइल्स बहुत ही फेमस है। वहाँ के स्पेसिफिक कुछ फूड्स भी हैं जो आप लोग यहाँ पे भी खाते हैं। आंध्र के स्पेशल आप लोग जानते हैं कि डोसा है, या फिर जस्ट लाइक जो भी आप लोग छोटा मोटा खाना खाते हैं कि वहाँ पे जाके टेस्ट किए होंगे, तो वो सारे खाने का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वही सारे ट्रेडिशन में आते हैं एंड उसको सिप किया जाता है। तो उसी एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करना, ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस में लाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशन और ट्रेडिशनल क्राफ्ट। इतना है। अच्छा, फिर क्या है, already already you had knowledge about it. Also, local crafts and their place according to national policy on education and normally Kothari Commission, that is a secondary education and Indian Education Commission. These are the commission
which implement a particular education system with different types of expressions of the uh, our history, of our traditions, our different freedom fighters टॉकिंग से या थॉट्स एटसेट्रा। तो वो चाहते थे कि हमारे इंडिया में जो चीज़ हो चुका है या फिर एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंसेस जो हमारे बड़ों के पास है उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको आर्ट में डाला जाए या फिर उसको एजुकेशन में डालें। तो एजुकेशन में बेस्ट होता है कि आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली जब भी हम लोग बात करें national policy on education and Kothari commission and we talk about the program of action, that is ये जो कमीशंस है ना, इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये सारे चाहते थे कि बच्चे सोसाइटी के साथ खुद को लिंक्ड करें। एंड ये लिंक्ड कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट क्राफ्ट्स के थ्रू, डिफरेंट वर्क के थ्रू, डिफरेंट लोकल एक्टिविटीज के थ्रू। तो यहाँ पे लोकल एक्टिविटीज मीन्स क्या हो गया? just like mask making, paper match, that is modeling, pottery, clay modeling, just like कोई भी idols बनाना clay से, या फिर कोई भी एक monkeys, एनिमल्स उसको ड्रॉ करना, बनाना, या फिर उसको पेंटिंग करना। तो ये सारे एक्टिविटीज को ना अपने करिकुलम में डाला गया। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में हुआ। उन्होंने SUPW, दैट इज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, हम लोग जो स्कूल में क्या करते थे, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम लोग बोल देते थे उसको, बट ये एक्टिविटीज है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट लाए या फिर सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, मेरिट्स लाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ ऐसा करते हैं जो सोसाइटी में हेल्पफुल हो, देन उसको हम SUPW करिकुलम बोलते हैं। तो उसमें ये सारी वर्क को इंक्लूड किया गया। तो उस टाइम पे ना ऐसे आर्ट एजुकेशन इसको बोला नहीं जाता था, उस टाइम पे बोलते थे वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन दैट मीन्स लर्निंग ऑफ एनी स्किल, आप लर्न करेंगे कोई भी स्किल को, तो ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। बिकॉज during the time of महात्मा गांधी जी, दैट इज देयर वर्धा स्कीम, उनका जो वर्धा स्कीम था ना, इन वर्धा स्कीम ऑलरेडी ही मेंशन दैट आर्ट इज वन काइंड ऑफ अर्निंग सिस्टम। आर्ट एक अर्निंग सिस्टम है, आर्ट इज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव पर्पस, इट इज ऑल्सो यूज फॉर योर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इट मेक्स योर लाइफ वेरी मीनिंगफुल और वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। आपकी लाइफ को आर्ट बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट इसी के थ्रू पॉसिबल होता है। तो कभी कभी लोगों में ये हॉबीज जैसा भी आ जाता है कि क्राफ्ट्स आपको पसंद है, तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, हॉबीज में भी ले आते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन के एक्टिविटीज में और भी बहुत कुछ था, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है एम्ब्रॉयडरी, नीटिंग, जस्ट लाइक बुनाई काम, कोई भी चीज़ को नीट करना, जस्ट लाइक चटाई बुनना या फिर मैट बनाना या फिर कोई एक लड़की का पोस्टर बनाना, कोई भी ऐसा ड्राइंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, कारपेंटरी हो सकता है, जो भी आपकी हॉबीज़ में हो ये सिखाया जाता था। तो ये प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होता था, बट सेकेंडरी लेवल के जो सीनियर बच्चे होते थे वो बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे टीम वर्क करके कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीज़ें बनाते थे जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था। एंड इसको हम बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट्स सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑलवेज प्रमोट करते थे। एंड ये वोकेशनल जहाँ पे भी टर्म सुने जहाँ पे ये सारे इंक्लूड हो गए, दैट इज कॉल्ड गांधीयन प्रिंसिपल और गांधीयन वैल्यूज। ठीक है, ये सारे आइडियाज थे महात्मा गांधी के कि ये आइडियाज अगर काम कर जाए तो बच्चों को पढ़ाई के साथ कुछ कुछ अर्निंग में भी हेल्प हो जाएगी। तो अभी के जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, सो अभी के एजुकेशन सिस्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट एंड अनदर वन इज अ प्राइवेट। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट में SUPW वर्क होता है, बट प्राइवेट में मोस्ट प्रोबेबली इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं।
थोड़ा सा क्या किया जाता है कि पढ़ाई में ही ज़्यादा करते हैं फोकस्ड, उनके पीछे लगे रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट हो सके। तो कोर्स के अकॉर्डिंग जो मेंशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग, अभी कोर्स में भी वैराइटीज़ आ गया, करिकुलम में भी वैराइटीज़ आएगा। दैट इज़ अ आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड एंड सीआईएससी बोर्ड। तो ये जितनी भी वैराइटीज़ आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम्स भी आएंगे। जवाहरलाल नेहरू के जो स्कूल सिस्टम्स है, दैट इज अ जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स, ये सब में भी क्या किया गया, धीरे धीरे उस पीरियड में गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एसयूपीडब्ल्यू करिकुलम में लाया गया। पर अभी के टाइम पे थोड़ा सा वीक चल रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो इसके थ्रू बच्चों में वर्क एक्सपीरियंस लाना ही इसका मोटो है कि प्रोडक्टिव वर्क करो सोसाइटी के लिए, एंड जो भी मीनिंगफुल हो, पर्पसिव हो, मैनुअल वर्क लगे, बच्चे बहुत ही एक्टिव रहे, उनका फिजिकल एक्टिविटीज होते रहे, उनका थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो, अवेयरनेस लाए सोसाइटी के लिए, इसके लिए हेल्प किया जा रहा था। एंड डे टू डे लाइफ में उनको जैसा अर्निंग में भी मिले, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ स्किल्स लर्न करवाए जा रहे थे। ठीक है, तो अभी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 फेजेस है। दैट इज 3 फेजेस क्या है? फर्स्ट फेज देखिए यहाँ पे मेंशन है, स्टडी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। कोई भी चीज वर्ल्ड के पास है, दैट मीन्स कोई भी वर्क है वर्ल्ड के रिलेटेड, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी के थ्रू का। सपोज आप कभी भी अगर छोटे बच्चों को देखें तो स्मॉल चिल्ड्रंस आर वेरी क्यूरियस, दे आर incurred everything properly, they ask lot of WH questions to their parents or their surrounding persons। so उनके सराउंडिंग में जो भी पर्सन होते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों होगा, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। उनको वर्ल्ड के बारे में जानना है, उनके कामों के बारे में जानना है। देन एक्सपेरिमेंटेशन विथ मटेरियल्स एंड टूल्स, टेक्निक्स एंड वर्क प्रैक्टिस। जब भी आप वर्क करते हो तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है एक्सपेरिमेंटेशन करना। कभी भी आप न्यू वर्क में गए तो न्यू वर्क में अगर आपने गिव अप कर दिया, देन वो क्या हो जाएगा, आप फेल्यूर हो गए, वन काइंड ऑफ फेल्यूर हो गए। आप गिव अप नहीं करेंगे, आप लर्न करने को ट्राई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। आपने अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसी से मेरा डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए, टूल्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, आप यूज करेंगे। नेक्स्टली आया क्वेश्चन, दैट इज सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में आया कि ये वर्क प्रैक्टिस के थ्रू होगा। दैट मीन्स आप बहुत सारा वर्क यहाँ पे करेंगे एंड रिपीटेडली करेंगे। दैट इज बोलते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग। दैट मीन्स कोई भी चीज़ को अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो खुद से करें तो बेटर हो जाता है। द फर्स्ट टू कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन फॉर एक्चुअल पार्टिसिपेशन। ये जो ये 3 स्टेप है ना, पहले ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक्चुअली आपको बनाता है कि आप कोई भी काम के लिए प्रिपेयर है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट लास्ट वन इज द प्रोडक्टिव वन। दैट मीन्स यहाँ पे आप कुछ ऐसा चीज बनाएंगे जो कि हेल्पफुल होता है, वो आपको रेमुनरेशन देता है, दैट मीन्स आपको अर्निंग देगा, पैसे देगा। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में लर्निंग होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये 3 फेजेस होते हैं। नॉर्मली टीचिंग फेजेस में और भी 3 है, लर्निंग फेजेस का सेपरेट 3 है, पर दोनों एक साथ जब हो तो उसके ये 3 फेज होते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी, देन एक्सपेरिमेंटेशन, देन लास्टली वर्क प्रैक्टिस। हो गया। वर्क सिचुएशंस के अकॉर्डिंग 6 एरियाज है, कहाँ कहाँ आप वर्क कर सकते हैं। सो इतना लिखेंगे वो भी बेटर है, बिकॉज यहाँ पे और आ रहा है अभी, दैट इज एक्टिविटी, लिप पेंटिंग है, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे जो 6 एरियाज है उसको सिर्फ मेंशन करिएगा। दैट इज अ प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क। एक वर्क के लिए आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, कल्चर, रिक्रिएशन, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस। आप कभी भी वर्क कर रहे तो अकेले अपने लिए मत करिए, सबके लिए करिए, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस। कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ किसी को तो हेल्प कर देना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सोशल सर्विस। इतने पॉइंट्स को सिर्फ पॉइंट वाइज मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, जस्ट लाइक आप एक लिप पेंटिंग कर रहे हैं, तो लिप पेंटिंग में आप क्या करेंगे ये आपको पता है। ये बहुत ही इजी मेथड है, एक लिप को लेना है, वहाँ पे कलर पेंट करना है, फेब्रिक कलर डालना है, एंड उसको कोई भी व्हाइट पेज में या फिर कोई भी ऐसे पैलेट रहेगा उसके ऊपर
छाप देना है, दैट मीन्स उसके जो प्रिंट आ गए वो हो गए। यहाँ पे अगर पूरा आप डिटेल में पढ़ते गए तो आपको टाइम नहीं होगा लिखने के लिए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, लिप पेंटिंग है तो लिप पेंटिंग में क्या क्या यूज़ हो सकता है आपको पता है, ब्रश यूज़ होगा, पैलेट यूज़ होगा, लिप्स यूज़ होगा, फैब्रिक पेंट यूज़ होगा, क्लॉथ यूज़ होगा क्लीन करने के लिए। बस इतना याद रख के आप खुद से 2 लाइन लिख दीजिएगा। बिकॉज़ अगर आप पूरे 8-8 लाइन लिखने गए तो आपका पूरा कंसेप्ट को लिखने में 10-15 पेज लिखेंगे, तो उतने नहीं लिखने। अभी उसके लिए टिप्स भी मेंशन है, टिप्स नहीं देना है। अभी ये वेजिटेबल प्रिंट है, एक्टिविटी 2। तो वेजिटेबल प्रिंट क्या करेंगे, एक वेजिटेबल लेंगे, उसको कट करेंगे, उसको कट करने के बाद उसको कलर में डिप करेंगे एंड उसके बाद उसका प्रिंट लेंगे। बस इतना करने से हो गया, इतना ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाना है, 2 लाइन में 3 लाइन में लिख के ख़त्म करना है। वैसे और भी है, सॉफ्ट टॉय रैबिट, जो आपको क्लॉथ के ऊपर निटिंग किया जाता है, सिलाई करते हैं, बुनाई करते हैं, वो सारे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, पहले प्रिंट करना पड़ेगा कि मुझे क्या बनाना है, एक रैबिट बनाना है तो रैबिट का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप बिनते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी स्टफ देंगे, उसके साथ आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे देखिए, फर क्लॉथ, दैट मीन्स उसके जो बॉडी को बना सके, थोड़ा सॉफ्ट बॉडी को, उसके लिए फाइबर कॉटन चाहिए, फेल्ट कॉटन चाहिए, चार्ट पेपर, मार्कर पेन, सीजर, आइस, नोज, ऐसा बनाने के लिए चाहिए। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मेंशन है, इतना में एंड हो गया। तो आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन में ये सब मेंशन करना छोड़ना, ठीक है, हो गया। तो ये पॉइंट्स थे 5 मतलब 5th यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, 5.3, 5.4 एंड 5.5। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे तो पर्टिकुलरली इस ईयर के लिए भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप एग्जाम देने जाएंगे इसमें से एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी और क्या रहा, हाँ, दैट इज 2.5 आप लोगों को मैं बोल रही थी, दैट इज वहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो चीज़, तो वहाँ पे चलता है अभी। अच्छा, जो भी आप लोग लास्ट नहीं सुने थे उस दिन भावर के बारे में, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दिया था, कल के ही क्लास का दिया था, वहाँ से देखिएगा। अदरवाइज मैं अगेन आप लोगों को एक संडे बोलूँगी, जैसे कि जनवरी स्टार्ट हो गया तो जैसे 9 जैन को हम लोग शाम को एक आधा घंटा 1 घंटा का रखेंगे, जो भी डाउट आएगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अगेन मैं रिवाइज करा दूंगी वो उस दिन, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं यूनिट 2 के 2.5 में चलती हूँ, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट, अच्छा यूनिट 2 का यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, देखिए। अच्छा, सो यहाँ से मेंशन करना है आर्ट एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में कैसा ये हेल्प करता है, स्कूल में कैसे होते हैं, करिकुलम में आर्ट को कैसे डालना है, नेशनल आर्ट एजुकेशन एसोसिएशन में क्या हेल्प किया गया है, वहाँ पे कितने पर्सन्स हैं जो कि आर्ट एजुकेशन को लेके वर्क किए थे एंड उनको हम फॉलो करते हैं एज ए फिलोसोफर, उनको यूज़ किया जाता है कि उनके थॉट्स को लेके एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल्स में हम आर्ट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किए हैं, तो ये सारे मेंशनड है। टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत यूज़ हो रहा है एंड और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन, आर्ट एज ए यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन एजुकेशन, ये जो है ना यहाँ पे देखिए 2.0 2.1 प्लस ये वाला ऐड करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, 2.0 2.1 में जो पॉइंट्स मेंशन था थोड़ा 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 करके लिखना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आर्ट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स के लिए क्या चाहिए, CD रोम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स चाहिए एंड एक्स्ट्रा कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए, तो वो सब मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। सेकेंडरी स्कूल सिस्टम में क्या आता है, तो सेकेंडरी स्कूल सिस्टम में नॉर्मली रहता है कि एडोलेसेंट पीरियड, तो एडोलेसेंट पीरियड में आर्ट एक शेपिंग प्रोवाइड करता है, उनको डेफिनेट पाथ में ले जाता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री में क्या होता है, तो मेनली टीचर्स एंड वर्किंग जो एरिया है, क्लासेस हैं, वहाँ पे फोकस किया जाता है एक ही चीज़ पे, ताकि क्या होगा, अटेंशन बना रहेगा एंड बच्चों के साथ टीचर्स बहुत मिलजुल के एक काम कर सकेंगे, तो ये सारे हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया ना थोड़ा थोड़ा करके, तो इसको लिखना है इस क्वेश्चन में भी, 2.3 में, 2 पॉइंट सॉरी 2.2 में, सॉरी 2.2 में, तो 2.2 में आपको क्या क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन 2.0 से मिलेगा,
थोड़ा सा आर्ट के ऊपर इम्पोर्टेंस है, आर्ट के ऊपर देना है। देन 2.1 से आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट, दैट मीन्स एलिमेंट्री के टाइम पे क्या क्या हेल्प करता है, स्कूल में करिकुलम में कैसा होना चाहिए। देन सेकेंडरी पीरियड में क्या होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या होगा, ये थोड़ा। तो ये 1 पेज, 1.5 पेज ऐसा कंप्लीट करेंगे तो 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसको ऐड करना है, दैट मीन्स 6 यूनिफाइंग जो प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स को देखिए। फर्स्ट है रिपीटेशन, देन है सेकंड रिदम, ठीक है। रिदम के बाद यहाँ पे आ गया एम्फासिस, उसके बाद आया यूनिटी, यूनिटी के बाद 5th नंबर पे याद रखिएगा वेराइटी आएगा। 6th में आएगा कॉन्ट्रास्ट, 7th यहाँ पे है नहीं, सॉरी। सो यहाँ पे पूरे 6 है। तो फर्स्ट वन इज द रिपीटेशन, रिपीटेशन मीन्स कोई भी चीज को बार बार यूज करना, रिपीट करना, कॉमनली रिपीटेडली। अगर कोई भी काम हो, इरेगुलरली नहीं, रेगुलरली कोई काम हो, तो वो क्या बन जाता है, एक डेफिनाइट शेप में आ जाता है। दैट मीन्स आपकी मेंटल एक्टिविटीज को हम एक शेप दे रहे हैं। तो कैसा, आप बचपन से ही ग्रेजुएट थे क्या, ऑब्वियस नॉट, वी आर नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम द चाइल्डहुड। सो एट दैट पॉइंट आगे हमें क्या करना है कि हम ग्रेजुएट है। सो ग्रेजुएट कैसे बने, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू टिल दैट पॉइंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पॉइंट तक। दैट पॉइंट मीन्स हम अगर बचपन से देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द, इस पॉइंट को हम दैट पॉइंट मेंशन करेंगे। बट ये अगर स्टार्टिंग से हो तो आप बोल सकते हैं दैट इज लर्निंग इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम ऊम टू टुम, ये चीज लिख सकते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। उम्र मीन्स बचपन जब होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा, बचपन से पहले बच्चा छोटा रहता है तो वो तो मदर के उम्र के अंदर रहेगा, तो वहां से लर्निंग स्टार्ट होता है। तो लर्निंग स्टार्टेड फ्रॉम और लर्निंग इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम उम्र टू टुम, जब तक आप डेथ नहीं करते तब तक लर्निंग चलता है। सो दैट इज कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन ऑफ एवरीथिंग बिल्ट ए डेफिनाइट पैटर्न। अगर कंटिन्यूएशन चलते रहा तो ये क्या करेगा, आपकी मेंटेलिटी में एक बिल्ड करेगा कि एक पैटर्न दिया, एंड उसके थ्रू ही हम अभी क्या है, ग्रेजुएट हैं और मास्टर्स डिग्री को ले सकें, या फिर हम लोग टीचर्स हैं, तो उसी के बेसिस पे है। तो ये डेफिनेट पैटर्न प्रोवाइड करता है, कोई भी चीज को आपको एक शेप देता है, कलर देता है। वैसे आर्ट में भी सेम है, आर्ट में भी डेफिनेट शेप है, कलर है, एंड उसका डेफिनेट जो पैटर्न है, ये किसके ऊपर बेस्ड करता है, रिदम के ऊपर। आप कोई भी डायग्राम करते हैं तो उसमें एक रिदम रहता है, अप एंड डाउन। वैसा नहीं होगा तो डेफिनेट एक शेप भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक बैलेंस भी नहीं रह सकता। यहाँ पे नॉर्मली बैलेंस किसके ऊपर रहता है, आपके हैंड एंड आई के पास। सो ये बैलेंस है आपको डेफिनेट एक शेप देने के लिए, आपके डायग्राम को या आपके पेंटिंग को, आपके वर्क को। तो उसके बाद आता है आपका बैलेंस में दो चीज। आप कोई भी चीज को अगर सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड उस ऑब्जेक्ट को आप कट करना चाहते हैं, यू वांट टू कट इट इनटू ए टू इक्वल पीस, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्री। उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री। दैट मीन्स कोई भी चीज को अगर आप कट करते हैं एंड वो इवनली डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इक्वली वो डिवाइड हो गया, देन उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अगर बैलेंस नहीं हुआ, एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द एसिमेट्री। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कट करना हो तो उसको हम एक डेफिनेट शेप में अगर कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अगर नहीं हुआ, अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अभी कभी भी आप वर्क करते हैं, वहां पे अगर आप फोकस नहीं किए, ठीक है, कोई भी प्लेन में बना रहा है, दैट इज 2D में बना रही है या 3D में, दैट मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस को लेके या फिर एक्स वाई जेड एक्सिस को लेके, तो वहां पे अगर अटेंशन आप नहीं देते, इम्फेसिस नहीं देते, तो वो क्या पिक्चर अच्छा बनेगा, ऑब्वियस नहीं। कोई भी खाना भी अच्छा नहीं बनता। सो एम्फेसिस देना जरूरी है, कोई भी चीज आप बनाए तो वहां पे एम्फेसिस दीजिए। यूनिटी, अभी आप जो भी लर्न किए तो वहां पे वननेस, कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रेशन रहना चाहिए। दैट मीन्स आपका एक्सपीरियंस ऑलवेज लिंक्ड अप होके चलना चाहिए। दैट इज आपको बचपन से पता है कि ये क्ले ऐसा चीज है जिसको जो भी शेप दो वो ऐसा बन जाएगा। अब बड़े होके बोलेंगे क्यों बना, ऐसा नहीं बनना चाहिए था, ऐसा डिफिकल्ट होता है। एक्सपीरियंस ऑलवेज हेल्प करता है कोई चीज को इंटीग्रेट करने में। तो यहाँ पे यूनिटी करता है, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। अभी इससे आपको क्या मिलेगा, यूनिटी रहा तो वैरायटी ऑफ शेप्स, कलर्स,
टेक्सचर्स अराउंड फोकल पॉइंट। आप जिस पे फोकस करके बनाते हैं उसके अराउंड में इतने सारी चीजें मिलेंगी। लास्ट फिफ्थ वन वेराइटी था, सिक्स वन में आए कॉन्ट्रास्ट। अभी कॉन्ट्रास्ट हो गया डिफरेंसेस, दैट मीन्स आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो डिफरेंट डिजाइन के लिए जो एलिमेंट्स है उसके अंदर आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया, जस्ट लाइक शेप, लाइन, टोन्स, टेक्सचर, इसके ऊपर। तो ये सारे हो गए, ये छह जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स हैं ये सारे हैं। ठीक है, अभी है प्रिंसिपल्स डिराइव फ्रॉम द नेचर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, रेस्पेक्ट, स्टेज ऑफ ग्रोथ, टेस्ट, मोरल ग्रेटनेस, डिसिप्लिन, ये जो पॉइंट्स है ना इसको पहले याद रखिए। यहाँ पे मैंने ऐसे डायग्राम भी मेंशन किया है कि आपको ऐसे डिवाइड कर देना है, उसके बाद करिए। अभी डिसिप्लिन का अगर बात करते हैं तो कोई भी चीज़ करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, एंड डिसिप्लिन मीन्स फोकस्ड करना। तो आप आर्ट एजुकेशन में कोई अच्छा चीज़ बनाने जाते हैं, दैट मीन्स आप एक कुकिंग भी कर रहे हैं, अगर अच्छा से नहीं बनाएंगे तो उसमें टेस्टलेस लग सकता है, या फिर बहुत सॉल्टी हो जाएगा, या फिर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत स्पाइसी है, ऐसा हो जाता है। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। मोरल ग्रेटनेस, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कुछ बना रहे हैं तो उसका कौन सा वैल्यूज को लेके आपने बनाया है, पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन। तो उसके बेसिस पे जो आपका विजन है, विजन को आप यूज करेंगे। ठीक है, सो टेस्ट, अभी आपको गुडनेस पसंद है या बैडनेस, दैट मीन्स आप ट्रूथ के पीछे चल रहे हैं कि आप ओनली ब्यूटी के पीछे चल रहे हैं, एंड आप नॉर्मली किसी के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये चीज होता है कि आप जो थिंक कर रहे हैं ये आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये टेस्ट खाना नहीं है, खाना भी हो सकता है बट उसके साथ और भी डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास, जस्ट लाइक टेस्ट ऑफ म्यूजिक, टेस्ट ऑफ क्लॉथ्स। मैं अगर कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अगर कोई एक टाइप के साड़ी पसंद है या फिर ये कपड़े पसंद है, तो किसी और एक पर्सन को जीन्स पसंद हो सकता है, किसी और एक पर्सन को ओनली वन पीस पसंद हो सकता है। तो ऐसे वेराइटीज हो सकते हैं कि किसी को भी वेस्टर्न ईस्टर्न जो भी वेराइटीज है उसको पसंद आ सकता है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ, नॉर्मली बच्चों का जो ग्रोथ है ना ये कंटिन्यूअस चलता है जब तक वो सर्टेन पीरियड तक नहीं आता है। तो ये हम एक बोल सकते हैं कि क्वांटिटी में हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक एक बच्चा का ग्रोथ, वो कितने केजी का हो गया, या फिर अगर सपोज आप कोई खाने का देख रहे तो कितने ग्राम का है, कितने केजी का है, या फिर अगर कोई लिक्विड का देख रहे तो इसका कितना लीटर है, कितने मिलीलीटर है, ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी चीज बच्चा सीख रहा है ना तो उसकी क्वालिटी एंड उसका जो डेप्थ ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है, दैट मीन्स वो कितना समझा है, उससे क्या क्या वो लर्न कर रहा है, अपने लाइफ में यूटिलाइज कर रहा है, उसके ऊपर बेस्ट करता है, डिपेंड करता है। सो ये चीज है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड टू टीचर एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे ना जो रेस्पेक्ट का पॉइंट था कि हर एक चीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी आप कोई चीज को पसंद करते हैं तो आप अपने सोल से, सोल, मन हम जो बोल देते हैं तो ये मन नहीं होता, सोल है, फ्रॉम दी सोल पॉइंट आप उससे रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उससे आप ट्राई करते हैं कि आप हमेशा नरिश करें, उसे बचाए रखें, उसको हार्म ना करें। तो ये होता है रिस्पेक्ट। एंड ये जो थिंग होता है ना रेस्पेक्ट, ये आप कब गेन करते हैं, जब बच्चों को आप जैसा बनाते हैं, आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोल्डेड फॉर्म। मोल्डेड फॉर्म, बच्चों को जैसे ढालो वैसे ही बन जाता है, वैसे ही वो जिस पॉट में डालोगे वो वैसे ही बन जाएगा, वैसे टाइप का। जस्ट लाइक लिक्विड, लिक्विड को कोई भी चीज में डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है, वैसे ही छोटे बच्चे भी वही है, तो वहां से ये लर्न किया जाता है। अभी देखिए कल्टीवेशन, अलाइनमेंट, असेसमेंट, इंस्ट्रक्शन, ऑथोरिटी, ग्रोथ, ये जो इतने पॉइंट है ना, इतने पॉइंट्स को आप शॉर्ट करके लिखिएगा बिकॉज बहुत है। एंड पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या था बताइए, यूनिफाइंग प्रिंसिपल। तो यूनिफाइंग जो प्रिंसिपल है ये तो छह प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो उसके रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है नेचर ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग, एंड टीचिंग के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इतना करेंगे तो हो जाएगा, बाकी का जो रेफरेंस है या फिर वोकेशन एंड कमीशन, सोसाइटीज है, सोशल हायरकी के अकॉर्डिंग उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर्स कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, तो कल्टीवेशन का पॉइंट है, समझ आया था, दैट इज रेस्पेक्ट को अगर बिल्ड करना हो तो जैसे बच्चों को आप सिखाएंगे वैसे ही करेगा। कल्टीवेशन, आप जैसे उसको नरिशमेंट देंगे वैसे ही वो ग्रोथ करेगा,
वही सेम पॉइंट है, इसलिए मैंने रिस्पेक्ट पॉइंट लिख दिया वहां पे। मतलब आप अगर बच्चों का बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं, दैट मीन्स उसको एक डेफिनेट शेप देना चाहते हैं, तो वैसे ही शेप ले जाता है। अलाइनमेंट, अभी आप ना साइड बाय साइड मूव करना। सपोज बच्चे ये कहते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, ये ऐसा करेक्ट नहीं है। ये आप जैसे करके चलते हैं ना, उसमें क्या होगा, बच्चे पाथ से डेविएट हो सकते हैं, दैट मीन्स सेपरेट लाइन में जा सकते हैं। इसलिए बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज साइड बाय साइड मूव करें। दैट मीन्स आपके इंस्ट्रक्शंस, एज ए टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, उसको अलाइनमेंट करना है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली दो चीजों को एक ही साथ पैरेलली मूव करवाना है। बच्चे अपने वे से चले, हम भी सपोर्ट करते रहे, तो इससे क्या होगा, बच्चों को ऑलवेज सपोर्ट मिलेगा। एंड डेफिनाइट पाथ से अगर वो डेविएट हो जाता है तो उसको सपोर्ट्स के थ्रू और क्या होगा, पर्टिकुलर पाथ में फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो ये होता है करिकुलम के थ्रू हम गाइड कर सकते हैं बच्चों को, डिफरेंट कंटेस्ट के थ्रू, दैट मीन्स बुक्स में जो मेंशन रहता है, किताबों में जो नॉलेज रहता है उसके थ्रू, कोई भी वर्किंग के थ्रू उनको असेसमेंट कर सकता है। अभी असेसमेंट मीन्स उनके परफॉर्मेंस को चेक करना, वो कितना गुड कर रहे हैं, बैड कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसको पता करता है। अभी इंस्ट्रक्शंस क्या है, नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस ना दो टाइप के होते हैं, अच्छे से सुने। Normally instructions is of two types. One is induction, another one is deduction. Deduction means यहाँ पे डिड्यूस होगा, कमते जाएगा, ठीक है। इंडक्शन मीन्स यहाँ पे हम आगे चलेंगे। दैट इज इंडक्शन को आप बोल सकते हैं आगमन, डिडक्शन को बोल सकते हैं निगमन। ये सीटीईटी में ये इसका एक क्वेश्चन रहता ही है पर्टिकुलरली, एंड ये सारे टीईटी एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन रहता है आगमन निगमन के ऊपर। ये हिंदी में भी रहता है, जिनका हिंदी एमाइल है आता ही है, तो इसलिए मैंने आगमन निगमन भी वर्ड बोल दिया। अभी इंडक्शन क्या है, आपको याद रखना चाहिए, बच्चों को, छोटे बच्चों को जब आप कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो पहले उनको क्या दिखाते हैं, एग्जाम्पल्स देते, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा देते, उसके बाद उनको रूल्स बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स रूल। एग्जाम्पल के बाद रूल्स बताएंगे, ये हो गया इंडक्शन टाइप। अभी डिडक्शन क्या है, उसका ऑपोजिट, दैट इज अ रूल एक्स। मीन्स पहले रूल्स बताओ फिर एग्जाम्पल्स दो। जैसे कि बड़े बच्चों को हम मैथ्स सिखाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, पहले रूल्स बता देते, उसके बाद कुछ ड्रॉ करके दिए, उसके बाद उसको बताया कि ये फॉर्मूला को इसमें पुट करो, ऐसा टाइप। तो वहां पे हो गया रूल एक्स बड़े बच्चों के लिए, जो कि हो गया डिडक्शन टाइप। छोटे बच्चों के लिए एक्स रूल, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिखाएंगे या फिर कोई एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे या फिर रूल्स बताएंगे। तो ये होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का वैल्यू। इंस्ट्रक्शंस टू टाइप्स के हैं, एक है आपका इंडक्शन टाइप, एक है डिडक्शन टाइप। देन ऑथोरिटी, नॉर्मली ऑथोरिटी आप कब लेते हैं, जब ये उसको आप कोई पाथ में चल रहा है बट रॉन्ग चल रहा है, तो उसको हम गाइड करते हैं एज ए पेरेंट या गाइडर, आप हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आइडियल आर्ट एजुकेशन टीचर, एक अच्छा आर्ट एजुकेशन वाले टीचर क्या करेंगे, नॉर्मली ये टीचर अटेंड करेंगे कि अपने को पहले सीखना है कि बच्चों के साथ डील करने से पहले ह्यूमन साइंस के बारे में जानिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है आर्ट एजुकेशन को किया, टीचर को ओनली आर्ट एजुकेशन के बारे में नॉलेज हुआ तो नहीं चलेगा। उनको क्या क्या जानना चाहिए, ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस इंक्लूड करता है लिटरेचर, हिस्ट्री, एथिक्स, पॉलिटिक्स। मीन्स लॉज के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। सारे डिटेल्स होने के बाद बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं कि ये करो नहीं करो। ये होता है ऑथोरिटी। किसी को भी गाइड करना इतना इजी चीज नहीं है, उसके लिए पहले सारे डिटेल्स को उसे जानना पड़ता है, उसके बाद उसे वो गाइड कर सकता है। अदरवाइज वो लग जाता है ना, ये फेकिज्म है, जस्ट लाइक फेक वर्क कर रहा है अगर नहीं पता है तो, ऐसा था। ग्रोथ, द टीचर मॉडल्स दिस एंड सीज टू ईट दैट द स्टूडेंट नेवर स्टॉप डेवलपिंग। अगर एक अच्छा टीचर रहा ना, मॉडल टीचर रहा, दैट मीन्स आइडियल टीचर, सो उसको देख के हम लर्न करते हैं एंड ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हम ग्रो करेंगे। ये आर्ट एजुकेशन का एनवायरनमेंट वैसा बनाएगा, ऐसा टीचर, आइडियल आर्ट एजुकेशन टीचर, जो वहाँ पे बच्चे खुद ही खुद डेवलप होते जाएंगे।
ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेंगे, एंड इससे वो कम्युनिटी लर्निंग के ऊपर भी ग्रोथ करेंगे। कम्युनिटी लर्निंग के ऊपर भी ग्रोथ करेंगे। दैट मीन्स कम्युनिटी लर्निंग क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी लर्निंग, ये भी उनको डेवलप कराएगा। तो इतने पॉइंट्स लिखेंगे चलेगा। वोकेशन दैट मीन्स स्किल लर्निंग, कमीशंस यहाँ पे हेल्प करेगा। रेफरेंस दैट इज द रिलेशनशिप बिल्ड करेगा कि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में उसके साथ अगर लिंक्ड करना हो, खुद को कम्युनिकेट करना हो या फिर लिंक्ड करना हो, तो पहले आपको स्कूल में जितने पर्सन है, मेंबर्स है, उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो बच्चों को लर्न कराना है कि एक दूसरे के साथ आप जॉयफुल के साथ सब्लिमिटी के साथ डेवलप करो। उसके बाद आप कम्युनिटी लेवल पे चलोगे तो आपको वहां से कुछ ना कुछ डिफरेंट थिंग्स सीखने को मिलेगा। ये सोशल हायरार्की, ऑलरेडी आप सोशल डेवलपमेंट में सोशल क्लासेस पढ़ चुके हैं कि इस सोसाइटी में ना वेराइटीज ऑफ ग्रोथ है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी तो कुछ होता ही नहीं है। इतने क्लासेस हैं, एजुकेटेड फैमिलीज हैं, देन जनरल, ओबीसी, एसटी, एससीज, इतने सारे हैं, जैसे एससी बीसी, ये सब है। तो इसके अंदर ना डिफरेंसेस किसने लाया, तो ये तो आया डिफरेंसेस एजुकेशन के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे, लॉज के अकॉर्डिंग, राइट्स के अकॉर्डिंग आ गया। तो इसको चेंज करना है तो इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएंगे, रिवोल्यूशंस नहीं आएंगे। तो इसको बच्चों को समझाने के लिए हमें सोशल हायरार्की को थोड़ा सा विदाउट कंट्रोवर्सी वाला बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर हो जाएंगे, थिंक करेंगे कि वी आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस क्लास, सो वी आर नॉट एबल टू गो दिस सोसाइटीज एनी फेस्टिवल और पार्टीज एटसेट्रा। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन आया 2.3 जो हम लोग कर रहे थे, दैट इज आपके 2.3 में आर्ट एंड सोसाइटी है। आर्ट एंड सोसाइटी फिर से आपको कहाँ पे लिखना है, 1.4 एंड 1.5 उतना लिख देना तो भी चल जाएगा। 1.4 एंड 1.5, 1.4 एंड 1.5 में आपका आर्ट एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको मेंशन किया गया है, एंड इंडियन आर्ट एंड रसद प्रिंसिपल में जो जो है ना उस चीज़ को मेंशन करना है। तो उतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा आर्ट एंड सोसाइटी में। एंड सेम थिंग आपके ये जो, रुके बताती हूँ, 2.4 कहाँ गया, हाँ 2.4 में भी सेम चीज़ था, तो इसलिए मैंने सेंड नहीं किया है आपको 2.4। मैंने पहले भी क्लास में भी बताया था कि आर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आर्ट एंड सोसाइटी ये दोनों सेम आंसर होगा, थोड़ा घुमा के दिया है, तो एनी वन आंसर को आप करें 1.4 प्लस 1.5 को अगर लिख दे एक साथ तो ये दो क्वेश्चन का आंसर्स हो जाएंगे, ये दो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 2.5, 2.5 में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है, बट पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। दैट इज आपका आर्ट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, कीन ऑब्जर्वेशन एंड सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, पूरा ही लिखना है। जो क्वेश्चन आपको आया है ना, क्वेश्चन अब मैंने सेंड किया है, आप देख सकते हैं, दैट इज एक्सप्लेन हाउ आर्ट गिव्स स्कोप फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करना है व्हाट इज सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन के बाद सेल्फ एक्सप्रेशन को जानने से सेल्फ एक्सप्रेशन को इनक्रीज अगर करना है, इनक्रीज करने के लिए दो चीज होता है, कौन सा चीज करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं है, दैट मीन्स मेरिट डिमेरिट्स बोल सकते हैं। तो मेरिट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, डिमेरिट्स में कुछ पॉइंट्स हैं। दैन डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट्स, डिफरेंस बिटवीन जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है इसको नहीं लिखना है, जस्ट उसको स्किप करके आपको एनकरेजिंग स्पेस फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन को मेंशन करना है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स खुद के एक्सप्रेशन को, तो खुद का एक्सप्रेशन कब डेवलप्ड होता है, दैट इज ये टोटली आपका इंटरनल इम्पल्स है। इम्पल्स मीन्स आप बोल सकते हो वन काइंड ऑफ सेंसिटिविटी या फिर सेंस, और जस्ट लाइक आपका बॉडी का जो स्टिमुली है वो आपको कैसे अवेयर करवाता है कि आप एक जगह है, सोसाइटी में है, एंड वहाँ पे आपका जो विजन है, आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो वही है, आप जो देख रहे हैं उसी को एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स ये राइटिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब के थ्रू ही आपका एक्सप्रेशन, आपका क्रिएटिविटी लेवल शो होता है दूसरों को। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फंक्शन, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपका जो सेल्फ है दैट मीन्स आप खुद को जानेंगे ना,
तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू ही होगा। तो आप खुद को जानने के बाद आपके क्रिएटिविटी लेवल के थ्रू उसको दूसरों को एक्सप्रेस किए। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन। अभी सेल्फ एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, सो जजमेंट एंड अलाउ फॉर मिस्टेक, विथहोल्ड जजमेंट एंड अलाउ फॉर मिस्टेक। यहाँ पे ओनली आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सो पॉइंट्स में क्या करना है, पहले तो अपने जजमेंट को भी जज करना सीखिए। आप जो जजमेंट दूसरों को देते हैं उसको पहले खुद जज करना सीखिए, एंड उसमें अगर मिस्टेक किए हैं तो उसको एप्रिसिएट नहीं करना चाहिए, नहीं मैं जो की हूँ वही ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसको रॉन्ग के थ्रू ग्रांट करिए कि मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया, एंड उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड आप उसमें और भी ज्यादा बेटर हो सकता है। ये चीज उससे लर्निंग हुआ। सी थिंकिंग वंडर स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स इसमें क्या होता है, बच्चों को पहले कोई चीजों को देखने के लिए बोला जाता है। दैट मीन्स सपोज हम आर्ट गैलरी गए या फिर बच्चों को स्कूल में ही आर्ट एग्जीबिशन करवाया गया, वहाँ पे कुछ बच्चों को बोला गया कि इन क्लासमेट्स का आर्ट वर्क को देखो, एंड देखने के बाद उसमें से आपको क्या समझ आए उसको निकालो, उसके बाद थिंक करो एंड क्वेश्चन आस्क करो। तो उससे क्या होगा, बच्चों का ओन डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। उसके बाद और क्या है, नेक्स्ट आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। अभी क्या है, क्वेश्चन पूछना है बच्चों को कि आर्टवर्क के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम कौन सा आर्टवर्क बना लिए, कौन सा क्रिएट कर सकते हो, कैसा है, तुम क्या समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर सक रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम खुद बेटर कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं अगर समझती हूँ कि मेरा कहाँ पे लू फॉल है और या फिर मैं कहाँ पे वीक हूँ, तो उस पॉइंट के ऊपर मैं डेफिनेटली वर्क करूंगी एंड और भी ज्यादा बेटर करूंगी, वही चीज है। ठीक है। अभी क्या चीज नहीं करना चाहिए, surveillance that is a constantly being versed can sometimes reduce the people risk taking and creative arcs. That means अगर मैं constantly अगर आपको एक सीसीटीवी कैमरे के नीचे रख दूं तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, आप डर डर के काम करेंगे, तो उसमें ना रिस्क बच्चे लेना ही छोड़ देंगे एंड कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, उनका जो क्रिएटिविटी लेवल है डिक्रीज हो जाएगा। एम्फेसिस ऑन इवैल्यूएशन, अगर बच्चे को ऑलवेज ग्रेडिंग सिस्टम में हम मेजर कर दें कि नहीं तुम्हारा ग्रेड्स ये है, तुम ऑलवेज बेकार पढ़ते हो, ऐसा हो बोल दे, बैड बच्चे हो, तो उसमें उनका डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है। इवैल्यूएशन प्रोसेस ऐसे भी डिक्रीज करते, रिड्यूस करते बच्चों के मेंटालिटी को, क्रिएटिविटी को। कंपटीशन, अगर दूसरों बच्चों को ऑलवेज हम कंपटीशन में लाते हैं कि नहीं हमेशा तुम किसी के साथ कंपेयर में रहोगे, डिफरेंट प्लेसेस में भी गए तो कंपेयर में करोगे, तो ये बच्चों को डिस्करेज करता है। तो एनकरेज करने के लिए कंपटीशन करिए, बट वहां पे कोई भी जजमेंट नेगेटिव मत दीजिए। तो ये होता है। प्रेशर, ऑलवेज क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चा पहले ऐसा किया था तो अभी भी ऐसा होगा, तो ऐसा रखने से बच्चों के अंदर जो मतलब डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी है ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज वो थिंक करते हैं कि मुझे बेटर करना है, तो अदर जो पॉइंट्स होते हैं ना वो स्किप कर देते हैं, एक बेसिक पॉइंट में ही वो फोकस करना स्टार्ट करते हैं कि ओनली मुझे बेटर ही करना है। देन रेस्ट्रिक्टिंग चॉइस, अगर आपको चॉइसफुल चीजें दिया गया हो, आपका पैशन जो है, जस्ट लाइक मुझे टीचिंग पसंद है, तो टीचिंग छोड़ के मुझे बोला जाएगा कि तुम ओनली घर पे बैठे रहो या फिर ओनली ऐसा काम करो, तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लैकिंग होगा। तो ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, हम तो समझ पा रहे हैं बट छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये होता है। तो उसको एनकरेज करने के लिए यहाँ पे नर्चरिंग क्लासरूम होना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हों या फिर फ्यू वे से टीचर अच्छे से समझाए बच्चों को कि ऐसा ऐसा करोगी, ऐसे आर्टिस्टिक चॉइसेस करोगे तो ये इम्प्रूव करेगा। टीचर्स ऑलवेज इंक्रीज करेंगे चॉइसेस ऑफ इन द क्लासरूम, बच्चों की जो चॉइसेस है उसको इंक्रीज करेंगे कि तुम ऐसे करना चाहते हो, यस तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे वो पॉइंट हो गया सेल्फ एक्सप्रेशन। अभी देखिए कीन observation and sense of appreciation, art for keen observation and sense of appreciation. What is keen observation? That means particularly छानबीन करना, that is a close examination, कोई चीज को डिटेल्डली एनालिसिस करना, that is called keen observation.
ठीक है। हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज को पकड़ते हैं, उसको एक टाइम देखते हैं, समझते हैं, छोड़ देते हैं। उसको डिटेलली जानने से और भी उसके इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड कीन इंफॉर्मेशन। अभी कीन इंफॉर्मेशन के लिए कुछ सजेशंस हैं, ओनली पॉइंट्स लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बी साइलेंट, टेक ए मोमेंट फ्रॉम योर एजेंडा एंड जस्ट लुक, लिसन एंड टेक इट ऑल इन। आप कभी भी कोई चीज को समझना चाहते हैं तो कुछ जगह पे साइलेंट ले रहिए, एंड वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने एजेंडा मीन्स आपका जो रूटीन है उससे थोड़ा निकलिए, एंड उससे ब्रेक लेके आप सब कुछ सुनने के बाद समझिए एंड उसको इन करिए, मीन्स अपने माइंड में लाइए। इन एवरी मैसेज योर डिलीवर, जो भी मैसेज आप देते हैं तो उसका फीडबैक आप लेना चाहिए। ठीक है। आपने कुछ बोल दिया, सपोज मैं आपको हर दिन क्लास करती हूँ, तो मैं आपको पूछी कि कैसा रहा आज का क्लास, अच्छा गया, ऐसा हुआ, कैसा लगा, कौन सा टॉपिक पे होना चाहिए, तो ये जो रहता है ये वन काइंड ऑफ फीडबैक है। ठीक है। रिमेंबर दैट नो फीडबैक इज फीडबैक। याद रखना चाहिए कि हमेशा सिंगल फीडबैक में कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। आप एक चीज डिमांड करते हैं बट होता कुछ और है, तो फीडबैक में मे बी नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है, पॉजिटिव फीडबैक भी आ सकता है। तो ये कभी भी नहीं सुनना चाहिए कि एक फीडबैक, नो फीडबैक इज फीडबैक। कोई भी फीडबैक फीडबैक नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे चीज फीडबैक ही है। कभी भी आप चीजों को ओनली देख के भी फीडबैक ले सकते हैं, कभी भी आप ओनली सुन के भी ले सकते हैं, कभी भी अगर कुछ बोला भी नहीं चाहिए तो उससे भी एक रिजल्ट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेराइटीज ऑफ फीडबैक मिलेंगे, कभी कभी फीडबैक नहीं रहेगा तब भी फीडबैक मिलेगा, ऐसा टाइप का है कंसेप्ट। कीप इन माइंड दैट ईच पर्सन हैज देयर ओन इंडिविजुअल वे ऑफ लुकिंग ऑफ थिंग्स विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वे यू लुक एट थिंग्स। आप जिस तरह से एक चीज को देखते हैं, सबका नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, उस तरह से वो पर्सन नहीं देखेगा। इतना बताएगा, आपके माइंड में ये रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सो आप जिस तरह से एक चीज को देखते हैं, सारे पर्सन वैसे नहीं देखेंगे। ठीक है। एंड लास्ट थिंग, as a way to gauge your overall effectiveness, think back on the recent conversation। अब का होता है ना, पर्सनल गॉज रहता है, कभी कभी गुस्सा रहता है किसी के ऊपर, तो वहाँ पे नेगेटिव आता है, वर्ड्स वर्ड्स भी नेगेटिव आता है, वर्क्स भी नेगेटिव हो जाते हैं, सब कुछ नेगेटिव में चलता है। तो वहाँ पे पहले अपने कन्वर्सेशन के ऊपर दोबारा से एनालिसिस करिए, ऑब्जर्व करिए, आफ्टर दैट उसको फिर से बोलिए, तो ये बेटर रहेगा। अभी ऑब्जर्वेशन जो मेड किया गया है, जो जो भी है, तो आर्ट के अकॉर्डिंग सेंस ऑफ एप्रिसिएशन में क्या क्या आ सकता है, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिटी, वैल्यू, सिग्निफिकेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ पीपल, थिंग्स, जो जो आपने अभी पढ़ा। अभी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है ना, किसको कैसे एप्रिसिएट कर सकता है, ये जजमेंट और ओपिनियन, स्पेशली फेवरेबल वन, जो अच्छा लगा उसको आप जजमेंट दीजिए। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप अगर किसी को वैल्यू देना चाहे तो उसको एक एक्सप्रेशन दीजिए अच्छा सा। अवेयरनेस और डेलिकेट परसेप्शन, कोई भी चीज के बारे में एस्थेटिक जो क्वालिटीज है, वैल्यूज है, उसको बहुत ही धीमे से अवेयर होने के बाद ही आंसर दीजिए। ऐसे कुछ भी रिपीट, आप रिपीटली वर्क कर रहे हैं एंड बोर्ड हो गए तो आप किसी को भी कुछ आंसर नहीं दे सकते, उसमें रॉन्ग इंप्रेशन आता है। ये राइज इन वैल्यू और प्राइस, स्पेशली ओवर टाइम, कभी भी कोई चीज का वैल्यू ना कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंजेबल है। तो वही बोला गया कि एक टाइम के बाद सबका चेंजेस आता है। थैंक्स और ग्रैटिट्यूड, आप ऑलवेज किसी को भी थैंक्स कर सकते हैं अगर आपको वो चीज़ अच्छा लगा। असेसमेंट ऑफ द ट्रूथ, ट्रू ओर्थ और वैल्यू ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको असेस करिए, उसके वैल्यूज को देखिए, वो कितना अच्छा है, क्या है, उसको जानिए। रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिटीज, आप जो चीज को रिकॉग्नाइज किए उसको परसीव करिए, अच्छा लगा तो वो चीज को लीजिए। एज इन आर्ट, एंड इंक्रीज इन वैल्यू एज ऑफ गुड ऑफ और प्रॉपर्टी, गुड्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई चीज का वैल्यू इंक्रीज लग रहा है तो वो अच्छा चीज है या फिर वो आपका प्रॉपर्टी है, वैसे समझ के लीजिए, आपके माइंड में डालिए। ए रिटन रिव्यू ऑफ ए बुक एटसेट्रा, एसपी व्हेन फेवरेबल, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको नोट डाउन करके रखिए, ये बेटर है। ये है पावरफुल ट्रूथ्स अबाउट एप्रिसिएशन। एवरीवन वांट्स एप्रिसिएशन, ये ऑब्वियस है, ओनली पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। योर एक्ट नीडंट बी बिग और इलाबरेट, कभी भी आपका काम
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑलवेज थिंक करें कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। कोई भी छोटा काम करके भी आप बहुत अच्छा फेम ला सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, किसी भी लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। सबको एप्रिसिएशन पसंद है। इट शुड बी पर्सनल। कभी कभी होता है ना, एप्रिसिएशन जो है ये पर्सनल होना चाहिए। एंड जब इम्पर्सनल हो जाए, ये वन काइंड ऑफ, हम बोलते हैं ना, नेगेटिव वर्क, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। नेगेटिवली एक्ट करना स्टार्ट करता है। यूज योर क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी लेवल को अगर यूज करेंगे तो एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। सरप्राइजेस आर गुड, ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। जो सरप्राइजेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड समटाइम्स अच्छे वे से अगर किया जाए तो एप्रिशिएशन भी मिलता है। सिंसियरिटी काउंट्स। जब भी एप्रिशिएशन लेना हो तो सिंसियरिटी होना बेटर है, मतलब बहुत ही नीड है इसका। एंड लास्टली, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग कोई भी वर्क नहीं होता है प्रॉपरली। ठीक है, इतना ही है, इतना है।